नमस्कार दोस्तों। मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात तो साफ़ है कि कुछ चीज़ें हैं, जिसको लेकर मेरे अंदर इश्यू रहता है कि हाँ, इस चीज़ के कारण मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूँगा। जैसे कुछ बातें होती हैं कि आपको समझ में आती हैं कि हाँ भाई, ये ठीक है। कुछ बातें होती हैं जो कि क्लियर होती हैं, बिल्कुल ही साफ़ होती हैं कि हाँ, ये चीज़ गलत है तो गलत है। जैसे कि मैं जितना भी समझता हूँ अपने देश के हिस्ट्री को, अपने देश के पॉलिटी को, उससे मुझे ये समझ में आता है कि देश के लिए अगर स्टैंड लेने की बात आती है, तो कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं विल पावर की कमी होती है। विल पावर से कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि इनके पास ये देश की रक्षा नहीं कर सकते या फिर ये देश की रक्षा कर नहीं पाएँगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये सही कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस मामले को कहीं न कहीं ऐसे ही दबा देते हैं, इधर-उधर रफ़ा-दफ़ा कर देते हैं, शांत करते हैं इस मामले को, ये सोचते हैं। इसके बजाय कि उस चीज़ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा जाए सबके सामने कि हाँ, हमारे देश के एक-एक चीज़ें, हमारे देश की कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उसको हम अच्छे से हैंडल करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। एग्ज़ाम्पल की शुरुआत मैं आज़ादी से पहले से करना चाहता हूँ। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके एक दूसरा सेंटेंस ये भी आप कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसके कारण देश में बँटवारा हुआ है। मैं ये मानता हूँ, अगर अगर आज़ादी के समय या फिर कहिए कि 1930 से 1929 से बाद, या फिर कहिए कि कांग्रेस के साथ-साथ जब मुस्लिम लीग पार्टी बनी उसके बाद अगर कोई और पार्टी बनी होती, तो शायद इतना बड़ा बँटवारा ना होता देश का। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर देश में सिर्फ़ एक पार्टी के कारण सिर्फ वही पार्टी हर फैसला ले रही है, वही पार्टी ये तय कर रही है कि भाई हम देश का बँटवारा करेंगे या नहीं करेंगे। देश का बँटवारा जब हुआ, तो सरकार को फैसला करना था कि क्या बँटवारा हो या ना हो। तो मैं बताऊँ आपको कि सरकार ने सबसे पहला फैसला लिया। सरकार का मतलब है कि उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके जो लोग थे, उन लोगों ने सबसे पहले ये फैसला ले लिया कि चलो ठीक है, हम राज़ी हैं। जबकि मुस्लिम लीग ने उससे बाद में ये फैसला लिया। मतलब ये लोग पहले से ही चाहते थे कि हाँ, वो लोग अलग हो जाएँ। देखो, मेरा ये मानना है कि आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से बात रखनी चाहिए कि हाँ भैया, आप लोग अंग्रेज़ हैं, आप लोग जब भारत में आए तो भारत एक ऐसा देश था जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, तो हमें आज़ादी भी उसी क्षेत्र के लिए चाहिए, उसी क्षेत्र में चाहिए, उसी हिसाब से चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुझे बाँट दीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो कांग्रेस की ये कमी थी। दूसरी कमी ये थी, आप कांग्रेस की पार्टी किसी भी लीडर को देख लीजिए, 1930 से 1947 तक आपके कितने लीडर हुए होंगे, कितने क्रांतिकारी हुए होंगे, लेकिन किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी पहले तो क्रांतिकारियों की पार्टी थी, लेकिन जब गरम दल और नरम दल आपस में बढ़ गए, उसके बाद कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। देश में जब पहले बार चुनाव हुआ, उस समय पर कांग्रेस ने पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा चलाया। सिर्फ ये चाहते थे कि हाँ, मुस्लिम लीग ना जीते, हम जीते। इनके माइंड में ये रहता था कि हाँ, हमारे पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बने, हमारे पार्टी से आदमी गृह मंत्री बने देश का। मतलब ये नहीं सोचते थे कि हाँ, देश को इस तरीके से रखना चाहिए जो कि वो लोग एक अच्छे तरीके से रह पाएँ और चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अगर आप दूसरे को अधिकार दोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो उस अधिकार को एक्सेप्ट करेगा, नहीं दोगे तो वो अलग हो जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती, तो इनके अंदर एक अलग से मुस्लिम गठन किया जा सकता था। मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग सी पार्टी इनके अंदर ही बनाई जा सकती थी। ये चाहते तो अपने पार्टी में, जब देश में 2 धर्म के लोग, 3 धर्म के लोग रह सकते हैं, तो सबका प्रतिनिधित्व निश्चित करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो उस समय पार्टियों में ये गलती थी। इसके अलावा मैं आपको और बताऊँ तो पहले कांग्रेस पार्टी में एक नियम था कि कांग्रेस के अंदर हर साल एक नया वाइस एक हर साल एक नया प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ें समाप्त हो गई। पहली बार जब एक नेहरू परिवार आया इस कांग्रेस पार्टी में, तो आप देखेंगे तो 1929 से 1947 तक सबसे ज़्यादा बार जो अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, वो थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद
इस पार्टी में ऐसा हो गया कि हाँ, किसी को भी अध्यक्ष बना दो, अध्यक्ष क्योंकि मानता नहीं होती थी। लेकिन जब आज़ादी से पहले या फिर कहें कि 1929 से पहले कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष होता था, वो मीटिंग कंडक्ट कराता था, उस सब लीडर को इकट्ठा करता था, एक एजेंडा सेट करता था, उसी एजेंडे पे पूरी पार्टी चलती थी। आज किसी को भी बना दो, बात सुननी तो उनको 1-2 लीडर की ही होती है, जो कि फैमिली से होते हैं, कांग्रेस पार्टी के फैमिली से होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड है। और ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि अ, मतलब आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि 1962 में जब युद्ध हुआ चीन से युद्ध हुआ, देखो कभी भी हो, कुछ भी हो सकता है, आपको ये सोच के रखना चाहिए। आज कोई भी घर आपके घर के बगल में रहता है, आपके पड़ोस में रहता है, तो वो आदमी अगर आप नहीं जानते उसको और आप ये जानते हो कि हाँ, वो व्यक्ति किसी से लड़ाई कर रहा है, जैसे कि 1958-59 में, मुझे याद नहीं इतना, 1958-59 में वो उन्होंने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तिब्बत पे कब्जा करने के 2 साल बाद उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। 2 साल एक इनफ टाइम होता है किसी भी देश के अपने के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए एक इंतज़ाम करने का। अच्छा खासा टाइम होता है 2 साल। उस साल आप क्या कर रहे थे? उस साल इनको लग रहा था कि हाँ, वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और एक होता है कि डिफेंस वाला आपका अप्रोच होता है, एक होता है कि हाँ, हम अटैक करेंगे। और कहीं पर आपको डिफेंस करना होता है, कहीं पर आपको अटैक करना होता है। अगर आपके बगल वाले देश पे कोई तीसरा देश आक्रमण कर रहा है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पूरी तरीके से उसका विरोध करिए और उस चीज़ में आप कूदिए। क्योंकि कल अगर आप नहीं रोकेंगे किसी को, तो आप तक आँच आएगी उस आग की। तो कांग्रेस पार्टी की ये कमी थी। और ये एक दिन की बात नहीं है, बहुत मतलब बहुत सारी बातें हैं। मैं कांग्रेस पार्टी क्या बताऊँ। बीजिंग जो राहुल गांधी गए थे और सोनिया गांधी गई थी, मनमोहन सिंह गए थे, जिसके बहुत सारे फुटेज, बहुत सारे वीडियोस बाहर आए थे, उस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आप उस देश से कभी भी रिलेशन अच्छा नहीं कर सकते हैं जो कि हमेशा आपको धोखा देना चाहता है, जो कि कभी भी मैटर को सॉल्व नहीं करना चाहता। जैसे पाकिस्तान से आप कहिए अगर आप कि भैया आप चलिए सब कुछ ठीक है, भूल जाइए, कश्मीर से आप छोड़ दीजिए, आपको हम ऐसे देंगे, आपको हम टूरिस्ट देंगे, आपको पैसा देंगे, आप भी अच्छे से रहेंगे, हम भी अच्छे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ की जो सेना है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, उनका पूरा पूरा खाना कहिए या फिर कहिए कि रोजी रोटी कश्मीर के ही नाम से चलती है। वो कश्मीर का नाम नहीं लेंगे तो लोग सेना को नहीं मानेंगे, सेना से सत्ता से हट जाएगी। वहाँ के जो नेता हैं वो कश्मीर का नाम नहीं लेंगे तो सेना उनको सत्ता से हटा देगी, तो उनको कश्मीर का नाम लेना पड़ेगा। इसी प्रकार चाइना है, चाइना की जो पार्टी है वहाँ के लोगों को ये बताती है कि वो देश के लिए सबसे अच्छी है, वो देश को बढ़ा रही है आगे, वो देश को आगे ले जा रही है, वो देश को सुरक्षित रख रही है, देश को इकोनॉमी में बहुत बूस्ट कर रही है, देश को दुश्मनों से खतरा नहीं है, लगातार वो विस्तार कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से वहाँ के लोगों पर फर्क पड़ता है। और अगर आप ये चीज़ें जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कब्जा किया है, मतलब सिर्फ तिब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, उस सिचुएशन में तिब्बत से मंगोलिया हो गया, तिब्बत हो गया और कोरिया साइड में हो गया, बहुत मतलब बहुत बड़े इलाके में उन्होंने कब्जा करना शुरू किया था 1949 के बाद से। लेकिन समझे नहीं लोग, समझते ही नहीं कांग्रेस पार्टी के। अब जैसे आप समझिए कि सिक्किम के साथ इन लोगों ने समझौता कर लिया कि भैया हम आपको तिब्बत दे देते हैं, आप हमें सिक्किम दे दीजिए। देखो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप, मैं आपको पूरा तिब्बत देता हूँ। तिब्बत दे, एक अच्छी कन्वर्सेशन तब होती है कि हाँ आप, आपको हम पूरा तिब्बत देते, आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अक्साई चीन छोड़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे रखिए। आप देखो, आप ऐसे रखिए, हम डेवलपमेंट करेंगे, आप ऐसे रखिए। किसी के सामने झुककर बात नहीं किया जा सकता है। अगर आप एक दुश्मन से छोटे टोन में बात करेंगे तो सामने वाला आपको अपनी बात मनवाने पर तैयार होगा। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी में इसलिए मुझे बहुत विल पावर की कमी दिखती है इस देश के मामले में, कि वो समझौता करने का कोई मतलब नहीं था लेकिन उन लोगों ने किया, जिससे कोई भी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात आती है, अब आते हैं आज के समय पर, राहुल गांधी पे आते हैं, प्रियंका गांधी पे आते हैं और सोनिया गांधी पे आते हैं, और जो आज का एक कांग्रेस के लीडर है उनके उनके ऊपर आते हैं। देखिए, जब आप, ये लोग आप देखते होंगे कि जाते हैं कहीं जाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो ये हमेशा मोदी के ऊपर बोलते हैं, ये हमेशा मोदी की योजनाओं के ऊपर बोलते हैं। आपने कभी देखा कि इन लोगों ने, मोदी अब आपको बात करते हुए मिल जाएंगे कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की ये हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान की वो, पाकिस्तान की ये, मोदी मिल जाएंगे, मोदी पीओके के ऊपर मिल जाएंगे बोलते हुए, मोदी कश्मीर के ऊपर मिल जाएंगे बोलते हुए। भाई आपको क्या जाता है, आप क्यों नहीं बोलते उस चीज़ को?
आप पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं बोलते कि भाई वो चीज़ खराब, वो लोग खराब हैं, वो ऐसा कर रहे हैं कश्मीर में, वो पीओके में ऐसा कर रहे हैं? आप नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? ये मतलब ये तो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश से रिलेटेड मुद्दा है और बहुत सीरियस मुद्दा है, कंसर्न वाला मुद्दा है कि यहाँ पे पीओके में ऐसी चीज़ें घटनाएँ हो रही हैं कि वहाँ पे लोगों को विरोध करना पड़ रहा है। तो आप उसके बारे में बोलते क्यों नहीं हैं? कि आप देश की पार्टी नहीं हैं, आप देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं, प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं बोलना चाहिए क्या उसके बारे में? चाइना के बारे में क्या आपको नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए यार, सीधी-सी बात है, आपको हर चीज़ में बोलना चाहिए। आप तभी एक अच्छे विपक्ष, एक अच्छे नेता बनेंगे। सिर्फ़ आप ये कह देने से कि मैं हर महिला को, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दूँगा। अरे यार, गरीब महिला क्या है, कैटेगरी बताएँगे आप? कि हाँ, किस महिला को आप गरीब मानते हैं? आप हर महिला से वोट लेना चाहते हैं गरीबी के नाम पर? गरीबी के नाम पे आप सबको 1-1 लाख रुपए देना चाहते हैं? मान लीजिए आपने हर को 1-1 लाख रुपया दिया, तो कब तक देंगे आप 1-1 लाख रुपए? तभी तक तो देंगे, जब तक आपकी सरकार होगी। उसके लिए पैसे कहाँ से आएँगे? कितना बजट है आपके पास? आपने कभी बताया किसी को? पैसे कहाँ से आएँगे? बजट कितना है आपके पास? और बाकी कामों के लिए आप पैसे कहाँ से लाएँगे? आपने ये बताया कि हम देश के विकास के लिए, देश के रक्षा बजट के लिए क्या-क्या करेंगे, रक्षा को किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपने ये बताया कि हम मतलब ऐसे-ऐसे वर्ड के यूज़ करते हैं, समझ नहीं आता क्या बोलना चाहते हैं। बोलते हैं कि हर 1 लाख वेतन हर शिक्षित व्यक्ति को और पक्की रोज़गार नौकरी। यार 1 लाख रुपए वेतन सबको अपनी दे सकते हैं, पहली बात। और शिक्षित नौकरी से क्या मतलब है, शिक्षित लोगों से? आप शिक्षित किसको मानते हैं? जो व्यक्ति कॉम्पिटिशन में बैठता है, कम पेपर को पास कर लेता है, एग्ज़ाम को पास कर लेता है और इंटरव्यू को पास कर लेता है, क्या वो नौकरी पाने के बाद शिक्षित हो जाता है या फिर कोई व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो शिक्षित है? क्या हर ग्रेजुएशन वाले को आप नौकरी देंगे या फिर जो व्यक्ति कॉम्पिटिशन को पास कर रहा है उसी को नौकरी देंगे? देखो देखो अगर आप कॉम्पिटिशन को पास करने वाले को नौकरी दे रहे हैं, तो फिर वो तो आज भी हो रहा है, लेकिन अगर आप बाहर भी तो ठीक है। आपकी योजनाएँ लोगों को ऐसा है, जैसे मुझे लगता है कि कांग्रेस की योजनाएँ ऐसी हैं जिसको मैं देख के समझ पाता हूँ कि इनकी योजनाएँ ऐसी रहती हैं कि हाँ, देश के लोगों को वहीं रखो जहाँ पर वो हैं, उनको आदत डालो कि वो लोग आसानी से कोई चीज़ पाने की आदत सुने, कोई चीज़ आदत ऐसी डालो कि वो लोग सोचे कि हाँ यार मुझे ये मिल जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे सरकार दे दो ठीक है। अरे यार ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग को एक ऐसा देश बनाना है, आप लोग को ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे लोग अपने पाँव पे खड़े हों, लोग अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएँ। लोग ये सोचें कि हाँ यार मुझे सरकार से कोई मतलब ही नहीं है, सरकार 1 लाख रुपए दे रही है तो कोई बात नहीं, मैं तो खुद 1 लाख रुपए कमा रही हूँ। महिला को आप ऐसा बनाइए ना यार। ऐसा बनाने के लिए आपके पास कोई स्कीम नहीं है। मतलब आपको सीधी-सी बात है, आप तो मतलब यहाँ पे पैसों को ढेर रखा है केंद्र सरकार के पास। आप बोल रहे हैं कि भैया हमें उस कमरे में दाखिल होने जाने दीजिए, हम वो पैसा आपको उठा के दे देंगे। जनता उतनी समझदार नहीं है। आप तो समझदार हैं, आप तो दुनिया को देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है। इन्हीं योजनाओं के कारण इन्हीं योजनाओं के कारण 1992 में देश डिफ़ॉल्ट हो गया था। इन्हीं योजनाओं के कारण, मैं समझता हूँ। तो समझिए आप लोग, कांग्रेस इसीलिए मेरा मन नहीं होता कांग्रेस को वोट देने का कि ये लोग एक विज़न से नहीं चलते, एक माइंडसेट से नहीं चलते कि हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। देश के हित में क्या है, देश के हित में क्या नहीं है, देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा, देश किस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ें सोचने वाली बात होती है और एज़ अ लीडर राहुल गांधी को ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और भी बहुत चीज़ों के बारे में बात करूँगा, कांग्रेस पार्टी के डीप में जाऊँगा मैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसे आम नहीं होनी चाहिए। अब एक पार्टी है, आपको इसका पूरी तरीके से लेना पड़ेगी ज़िम्मेदारी। अपने पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी बनाइए, अगर आपको डेमोक्रेसी का खतरा है तो। आप डेमोक्रेसी को ठीक करना चाहते हैं तो अपने पार्टी में एक डेमोक्रेसी बनाइए, हर साल एक अध्यक्ष चेंज करिए आप। कोई व्यक्ति अगर मैं अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता हूँ तो क्या गारंटी है कि मैं आगे आने वाले 10-20 सालों में, 40-50 सालों में मैं कांग्रेस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होऊँगा, अगर मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी या फिर उनके गांधी परिवार की फैमिली को बातों को नहीं मानता हूँ तो? बताइए आप। आपके अंदर ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप उनको आगे आने ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। कांग्रेस पार्टी में क्या डेमोक्रेसी है बताइए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कोई चीज़ है कि हाँ भैया ये खड़गे जी हैं, अगर ये चीज़ काम करेंगे तो इनको निकाल दिया जाएगा। कैसी डेमोक्रेसी है कि हाँ व्यक्ति अगर सांसद बन चुका है, उसने अच्छा काम किया, उसको 3 बार चुना जा चुका है, तो भैया उसको बना दीजिए अध्यक्ष। एक
होना चाहिए ना कि हाँ भैया एक सीनियर व्यक्ति है जो कि सबसे ज़्यादा बार जितने भी आपके सदस्य हैं, पार्लियामेंट के मेंबर आपके जितने भी हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा बार चुन के आया है। इसका मतलब है कि वो एक अच्छा नेता है। इसका मतलब है कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। उसको आप बनाइए अध्यक्ष। ये होता है डेमोक्रेसी कि हाँ, एक नियम कायदा है। लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तब हम मानेंगे कि आप डेमोक्रेसी के लिए सोच रहे हैं। डेमोक्रेसी को खतरे में आप जाने से बचा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर खुद कुछ लिखित संविधान नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर खुद किसी को विश्वास नहीं है कि हाँ, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक आपके परिवार का वो बड़ाई नहीं करेगा या फिर वो तारीफ़ नहीं करेगा।